नमस्कार। नव भारत की इस विशेष पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिवाकर कुमार। हम दूरदर्शन झारखंड पर मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट है, उसको लेकर आज हम बात करेंगे कि किस तरह से देश में मेक इन इंडिया का प्रभाव हुआ है और उससे बदलाव देखने को मिल रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में 4 खास मेहमान हैं, साथ ही साथ कुछ स्कूली बच्चे हैं और राज्य के कुछ और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम सवाल करेंगे और जानेंगे कि किस तरह वो सोचते हैं मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो हम सबसे पहले अपने जो स्टूडियो में हमारे गेस्ट हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले महेश पोद्दार जी, राज्यसभा सांसद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ चर्चा के लिए। साथ ही साथ सीएमडी अभिजीत घोष जी हैं जो एचईसी के हैं, विकास जी हैं जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, और साथ ही साथ दीपक मारू जी हैं। इन चारों लोगों से हम बातचीत करेंगे और कुछ हमारे साथ स्कूली बच्चे भी हैं, वो जुड़ेंगे और मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे। तो हम जो मेक इन इंडिया की कॉन्सेप्ट है, ये 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा इस को लॉन्च किया गया था, और उसके बाद जो विभिन्न सारे सेक्टर्स हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो छोटे छोटे उद्योग हो, इन और बड़े उद्योग जो भी हैं, वहाँ पर मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट के जरिए जो है वो देश में ही लोगों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। सबसे पहला सवाल हमारा महेश पोद्दार जी से है। सर, किस तरह प्रधानमंत्री की जो सोच है मेक इन इंडिया को लेकर, उसको किस तरह से आप लोग इम्प्लीमेंट करने की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी के 4 साल पूरे हो रहे हैं और मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ये चर्चा कर रहे हैं। मेक इन इंडिया को हो सकता है कुछ लोग जुमले की संज्ञा दें, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक मिशन मोड पे काम कर रहे हैं। और जैसा आपने देखा है कि प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़े बड़े काम मिशन मोड पे करते हैं, और वो एक छोटे 2 शब्द ही है मेक इन इंडिया, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ छुपी हुई है। और उन चीज़ों में हम चाइना से जब कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि उसको लोग दुनिया की फैक्ट्री बोलते हैं। हमारे पास में जितनी युवा आबादी है उतनी विश्व में किसी देश में नहीं है। तो हम में जो शक्ति है, जो हमारे पास ज़मीन भूभाग है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और जो युवा शक्ति है, तो हमारे पास निर्माण करने के लिए जितने संसाधन हैं दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को विभिन्न कारणों से हम जकड़े हुए थे, और उनसे मुक्त कराने का प्रयास और अभियान है और मिशन है, वो है मेक इन इंडिया जी। उसके बाद हम अभिजीत जी से जानना चाहेंगे कि अभिजीत जी, किस तरह से जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट, एचईसी झारखंड की पहचान रही है, आज भी है, लेकिन पिछले दिनों एचईसी की स्थिति थोड़ी ख़राब हुई, उसके बाद उस तरह से जो प्रोडक्शन था और जो नाम था वो खराब हुआ। लेकिन मेक इन इंडिया का जब कॉन्सेप्ट आया है तो उसमें एचईसी की भूमिका बहुत बड़ी देखने को मिल रही है, चाहे वो न्यूक्लियर के क्षेत्र में हो, फिर डिफेंस के सेक्टर में हो, और दूसरे जो भी सेक्टर्स आपके जो पहले के कोर रहे हैं, माइनिंग, तो इन सब चीज़ों को आप किस तरह से मेक इन इंडिया से जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि 25 सितंबर 2014 में ये मेक इन इंडिया को लॉन्च किया गया। उसके बाद में अगर देखेंगे, देश की अर्थव्यवस्था जो है, जो चरमरा गई थी, उसके बाद में देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है। मैं जस्ट उदाहरण की तरफ आपको बताना चाहूँगा कि 2015 में ये होने के बाद में 2015 में 4.06 लाख करोड़ का निवेश करने के लिए बाहर से हमारे देश में आमंत्रण मिला हम लोगों को देश से। और एक चीज़ यह है कि मेक इन इंडिया है क्या, हम लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में। मेक इन इंडिया है भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो करने से हमारे देश में हमारे जो युवा वर्ग है उनको रोजगार मिलेगा। आज हमारे यहाँ से अच्छे अच्छे इंजीनियर्स बाहर चले जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास में वो तकनीकी सुविधा नहीं है। तो मेक इन इंडिया से क्या होगा कि हमारा देश में बाहर से तकनीकी सुविधा आएंगे और उससे हमारे देश में युवा लोगों को रोजगार मिलेगा। न केवल मैं आयात में जो अभी ब्रेक लगेगी और हम निर्यात भी करने लगेंगे। जहाँ तक हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का सवाल है, हमने रशिया के, जैसा आपको मालूम है कि हमारे सोवियत यूनियन से हमारे हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का सहयोग मिला था, निर्माण हुआ था। जब हम लोगों ने बोकारो स्टील प्लांट का यहाँ पर बनाने का सोचा था, उस समय स्वदेश, सबसे पहला स्वदेश स्टील प्लांट अगर बोले तो स्वदेश स्टील प्लांट बोकारो स्टील प्लांट ही है, जिसमें एचईसी का योगदान रहा है। उसी तरह से अभी चूंकि सोवियत यूनियन के बाद में अभी रशिया है, हम लोगों ने रशिया के पास में गया, उनसे काफ़ी तकनीकी सुविधाएं हम लोग लिए। हम लोग को फ़ायदा ये हो गया कि हम लोगों को जो भी
तकनीकी लाभ मिला था उन लोगों से उस समय, अब उनके इंजीनियर्स आके हमारे फैसिलिटीज़ को देखे और ये हमें बताया कि आप लोग के पास में भरपूर सुविधा है, खाली तकलीफ यह है कि आपके मशीन पुराने हो चुके हैं, लेकिन उस मशीन को आपको नए सिरे से ठीक करने की ज़रूरत पड़ गई है। हम लोग अभी सीनिट मास रशिया के साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए हम लोगों ने MOU साइन किया है, जिसमें उन्होंने आके हमारे ऑडिट करके गए। ऑडिट करने के बाद में उन्होंने खास कुछ टेक्नोलॉजी जो भारत में उपलब्ध नहीं है उस टेक्नोलॉजी को हमारे साथ में शेयर करने के लिए हमारे साथ में MOU बना है। अभी वो कुछ दिन के अंदर ही वो हमारे पास में आएंगे। और न्यूक्लियर पावर सेक्टर में आप अगर देखेंगे बहुत चंद कंपनी है जिनके पास में ये तकनीकी सुविधा है। तो हम लोगों ने अभी OKBM के साथ में जो कुदनकुलम पावर प्लांट में जो न्यूक्लियर मशीनरीज बनते हैं उसके लिए OKBM ने हमें सहयोग देने के लिए हमें निमंत्रण दिया है, जिसमें हमारे अभी डायरेक्टर मार्केटिंग अभी वहाँ पर है। कुछ दिन पहले ही हमने उनके साथ में एक MOU साइन किया है। अब वो 27 तारीख को उनका पूरा टीम आने वाला है हमारे पास में, क्योंकि समय भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हम समय को खोना नहीं चाहते हैं और मेक इन इंडिया के तहत ही हम HEC को आगे लेके जाना चाहते हैं। अभी तक हम लोग स्टील और माइनिंग सेक्टर में थे, 85% हमारे बिजनेस स्टील और माइनिंग सेक्टर में जा रहा था, लेकिन अभी वो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स ये होगा, हमारे टर्नओवर बढ़ेंगे और हमारे न्यूक्लियर सेक्टर और डिफेंस सेक्टर में अभी 50% से ज़्यादा बिजनेस हम लोग लेके आएंगे। वो तभी संभव हो पाएगा जब मेक इन इंडिया। देखिए, जब हम लोग रशिया में गए थे तो रशिया में एक उन लोगों का इंजीनियर्स और साइंटिस्ट लोग बोल रहे थे, आप लोग पब्लिक सेक्टर है तभी हम लोग आपके पास में जा रहे हैं। तो पब्लिक सेक्टर का जो HEC का जो सहयोग पब्लिक सेक्टर से मिलता है, जो हमारे मिनिस्ट्री से मिलता है, जिसके कारण आज हम आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो अभिजीत जी जिस तरह से बता रहे थे कि किस तरह से मेक इन इंडिया का जो प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट है उसको HEC इंप्लीमेंट करने में लगा हुआ है, और बहुत सारे सेक्टर जिसकी हम बात करते हैं, रक्षा का सेक्टर हो, रेलवे का सेक्टर हो, इन सब जगहों पर जो हमारा पहले का जो काम था वो काफ़ी हद तक जो काम था वो विदेशों पर निर्भर होता था, लेकिन अब देश में हमारे इक्विपमेंट बन रहे हैं और चीज़ें यहाँ पर डेवलप हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो पिछले 4 सालों में बहुत आगे बढ़ा है यहाँ पर। क्या विकास जी, आपको कैसा लगता है? सबसे पहले हम ये बोलना चाहते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम जो एक मोमेंटम और जो एंथुजियाज्म होना चाहिए देश में, वो ये 4 साल में आया है। और बिना एंथुजियाज्म का कोई बिजनेस होता नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, कोई व्यापार नहीं होता है, कोई इंडस्ट्री नहीं लगता है। तो वो माहौल क्रिएट हुआ है। आप लोग भी जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर में सबसे बड़ा आयात इंपोर्टर दुर्भाग्य से हम ही लोग रहे हैं। इसका मतलब है कि एक बड़ा सेक्टर को थ्रॉटल करके रखा गया है। मतलब इसके निर्माण में पहले की सरकार कोई रुचि नहीं ली है। तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मेक इन इंडिया के थ्रू हुआ है कि एक ऐसा बड़ा सेक्टर खुल रहा है जो जिसमें बहुत संभावनाएं हैं। छोटे छोटे उद्योग, डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज, डिफेंस का जब बड़ा प्लांट लगेगा तो वो सब पार्ट्स वो नहीं बनाएंगे, तो छोटे छोटे उद्योग फिर लगेंगे। तो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज का स्कोप इस सेक्टर से ह्यूज है, जो कि चूंकि ये क्लोज सेक्टर था, इसको ओपन अप करने में कुछ समय लग रहा है। और काफ़ी प्लेयर्स अब इसमें आए हैं। अपने इंडियन कॉरपोरेट्स में जो टाटाज है, L&T हैं, महिंद्रा हैं, सब इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और इसका रिजल्ट आने वाले साल में मिलेगा, जिसमें युवाओं को मौका मिलेगा छोटे उद्योग लगा के इन बड़े उद्योग को छोटे छोटे पार्ट सप्लाई कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको बंद किए हुए थे, जिसको ये पर्टिकुलर द प्राइम मिनिस्टर्स नेम एंड फेम हम लोग के बीच में इसी सेक्टर को खोलने के चलते आने वाले दिन में दिखेगा। क्योंकि वो सेटअप करने में कुछ समय लगता है, परमिशंस है, टेक्नोलॉजी है, टाई अप है, वो दिख रहा है। सो वन ऑफ द मेन फैक्टर्स जिसको युवाओं को अगर कोई प्रेरित कर रहा है तो ये अपॉर्चुनिटीज है जो कि खुल रहे हैं। और ये 4 years हैव रियली शोन कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए निराश होने की बात नहीं है। ये कंट्री पोटेंशियल भरा देश पहले भी था,
आज भी है, लेकिन आज डिफरेंस यही हो गया कि देयर इज समबडी हु इज सेइंग हाँ हम ये काम करना चाहते हैं, आप लोग भी आगे आए, फॉरेन टेक्नोलॉजी भी मेरे साथ आए और सब लोग मिलजुल के ये काम करेंगे। तो ये ह्यूज एंथुजियाज्म है। हमारे पास सब कुछ है, पोटेंशियल भी है, रिसोर्सेज है, एवरीथिंग है। युवा, जैसा कि महेश जी कह ही रहे थे कि युवा जो पूरे विश्व में है वो सबसे ज़्यादा हमारे पास है। तो एक माहौल क्रिएट हुआ है, पिछले 4 सालों में बदलाव देखने को मिला है। और किस तरह से जो हम कह सकते हैं कि माहौल क्रिएट हुआ है, दीपक जी आपको क्या लगता है कि मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट है उस माहौल के दम पे आगे बढ़ रहा है? एकदम 100%। 4 साल पहले जब जैसा बताया कि सितंबर में ही लॉन्च हुआ था, ऑलमोस्ट 4 इयर्स होने को हैं। इसमें एक चीज़ हम लोग जो देखते हैं कि सोच बहुत अच्छी है और एंटरप्रेन्योरशिप लाने के लिए जो भी पीएम का जो ये आया है ये दैट इज़ वंडरफुल। हम लोग जो महसूस करते हैं स्मॉल और मंझोले उद्योग वाले लोग, उसमें हमें ये महसूस होता है कि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। सोच बहुत अच्छी है, दिल्ली से सोच एक अच्छी चल करके आ रही है कि हमको मेक इन झारखंड करना है, मेक इन इंडिया करना है, मेक इन राजस्थान करना है, क्योंकि देखिए मेक इन इंडिया उसी समय सक्सेसफुल हो पाएगा जिस समय मेक इन झारखंड होगा, मेक इन राजस्थान होगा, मेक इन गुजरात होगा, मेक इन बिहार होगा। सारे स्टेट जब पूरे करेंगे तभी ये एक संपूर्ण रूप से ये निकल पाएगा चीज़। जिस चीज़ों में अभी हम लोग जो महसूस कर रहे हैं, कुछ स्टेट्स हैं जैसे पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, इसमें हम लोगों ने देखा है कि मेक इन इंडिया का बहुत अच्छा स्वरूप आया है। जैसे भी आप देखोगे कि मोबाइल की यूनिट में देखिए, तो मोबाइल के अंदर में अभी जो स्थिति है, अभी आप गुड़गांव और मैसनरी सब जगह जब जाएंगे तो वहाँ पर पूरा हब बन गया है इसका, क्योंकि वहाँ की सरकार ने उसको बहुत प्रोएक्टिवली लिया और चीज़ों को कार्यान्वित कराया। इस पे दीपक जी अब एक चीज़ कहना चाहेंगे, जैसे सरकार ने चीज़ों को, सब स्टेट के अपने अपने थोड़े से डायमेंशंस हैं और उसके अपने आउटपुट्स हम कह सकते हैं कि वहाँ पे उसके ज़्यादा डिमांड्स है या पहले से उसका उस तरह का एक डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है उस आधार पे। झारखंड में चीजें थोड़ी डिफरेंट है, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि झारखंड में जैसे जो स्मॉल इंडस्ट्री है उस क्षेत्र में सखी मंडल की बहुत बड़ी भूमिका आ रही है और उनको सरकार बहुत ज्यादा प्रमोट भी कर रही है। तो वैसे में मुझे लगता है कि, और ठीक है जो आप कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया में और ज्यादा जोर देने की जरूरत है, तो वैसे में उन सब चीजों पे ज्यादा जोर, मैं इस पे करेक्शन करूंगा, जोर देने की जरूरत नहीं है। जो चीजें जो गाइडलाइंस ऊपर से आ रही हैं वो यहाँ आते आते इतनी डाइल्यूट हो जा रही हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर में सरकार का डायरेक्ट कमान होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कहाँ पर हो रहा है। हम लोग जो महसूस कर पा रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी लेवल पर जा कर के ये चीज़ें जो रिजल्ट देना चाहिए था वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। दीपक जी का जो है उसका डायरेक्ट हम जवाब महेश जी से जानना चाहेंगे, क्या इस तरह की चीज़ें, कुछ चीज़ों को बदलाव लाया जा सकता है? देखिए, एक पहला तो बदलाव मैं ये देख रहा हूँ कि दीपक जी जैसे लोग उम्मीद करते हैं कि हाँ बदलाव होगा, तो ये उम्मीद करना ही पहली शुरुआत है। और जो लोग निराश हो गए थे वो अब आशावादी हो गए और एक्सपेक्टेशन बढ़ गया, तब ये कुछ नहीं हो पा रहा है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये तथ्य है कि राज्यों के बीच में स्पर्धा होगी और कुछ राज्य जिनके पास में कुछ अपने एडवांटेज हैं वो राज्य उसको कैश करके आगे बढ़ेंगे, ये तथ्य है। हमारे पास में कुछ अपनी बाधाएं थी, सीमाएं थी और कुछ चीज़ों में हम पीछे थे, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हमने इनको पहचाना है और इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी 25 तारीख को ही प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और हम सबको मालूम है कि पतरातू हमारा एकमात्र पतरातू थर्मल पावर स्टेशन आज कितना पिछड़ा हुआ था और अगले 3 साल 4 साल के दौरान ये देश का आधुनिकतम पावर स्टेशन बनने वाला है। तो वैसी परिस्थिति में जब हम मेक इन इंडिया पे वापस आते हैं तो हम ये देखते हैं कि मेक इन इंडिया, जैसा मैंने कहा आपको कि इसके बहुत सारे आयाम हैं और उसमें कुछ आयाम एक है जो कि झारखंड के लिए बहुत संदर्भ में उसको हम लोग देखें और वो है स्किल। चूँकि ये देखा गया कि यदि देश तरक्की करेगा, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे जाएगा, तो हमें कामगारों की दरकार होगी और कामगार उस समय अचानक अनट्रेंड लोगों को लेकर के काम में लगाना, शायद हम और भी पीछे चले जाएंगे। फ्रस्ट्रेशन भी होगा कि इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर दिया लेकिन उसको ट्रेंड कामगार नहीं मिल रहे हैं। तो ये एक प्रधानमंत्री जी की एक सोच थी जिसमें कौशल विकास योजना को बहुत जोरों से लागू किया गया और उसमें झारखंड जैसे राज्य, बिहार जैसे राज्य जहाँ से कि कामगार लोग काफ़ी बाहर जाते हैं, तो वो एक रॉ कारीगर की जगह ट्रेंड कारीगर की जगह जाते हैं। तो देखिएगा आपको कि काफ़ी लोगों को रोजगार मिल भी रहा है।
तो ये एक शुरुआत है, जो हमारी स्ट्रेंथ थी, जो हम जिस पे मजबूत थे। उसी की दिशा में झारखंड में जो एक प्रयास हम कह सकते हैं, मोमेंटम झारखंड का प्रयास, मोमेंटम झारखंड का प्रयास था, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, उसको मैं कम से कम इतना जरूर, कोई भी उसका क्रिटिक होगा, इतना अवश्य मानेगा कि सारी दुनिया का फोकस, सारे देश राज्यों का फोकस झारखंड के ऊपर, झारखंड मोमेंटम झारखंड की तरफ आए, सारे निवेशकों का, कि झारखंड भी एक राज्य है जहां निवेश की संभावना है, वहां से हमने स्टार्टअप किया। अब आगे और हम माइलस्टोन कवर करेंगे जी। तो मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें मोमेंटम झारखंड के जरिए झारखंड अपना रोल अदा कर रहा है। बहुत सारे निवेशक आए हैं, दुनिया के भी कुछ निवेशक हैं और इंडिया के तो निवेशक भरे पड़े हैं और रोजगार के आयाम तो खुले ही हैं। हम स्टूडियो के साथ साथ अपने जनता जनार्दन के बीच भी जाएंगे और अभी जब हम लोगों के बीच जाएंगे तो उनसे जानेंगे कि वो मेक इन इंडिया को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। मंत्री ज्वाला चलाया जा रहा मेक इन इंडिया से हमारे देश का 80% युवाओं को रोजगार मिल जाएगा और हमारा जो डॉलर जो कमज़ोर हो गया है, रुपया जो डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो गया, उसमें भी जो है वो भी मजबूत होगा। इस देश के जीडीपी के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग जिससे हमारा जीडीपी बढ़ेगा, इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, रोज़गार के ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे हमारे यूथ के लिए। हम लोग का मेक इन इंडिया प्लान है, ये तो एक तरह से बहुत अच्छा प्लान है, क्योंकि इस तर्ज पर हम लोग का जो देश है वो बहुत आगे बढ़ सकता है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है, इसके माध्यम से व्यक्ति स्वावलंबी हो सकता है और हमें लगता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। भारत सरकार का एक बृहत योजना है जो खासकर युवाओं के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में टेक्निकल भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं और सामान्य स्तर पर भी पढ़ाई कर रहे हैं। इंडिया के तहत जैसा बताया जा रहा है कि हर चीज़ का प्रोडक्शन यहाँ होगा। अगर प्रोडक्शन यहाँ होगा तो कारखाना यहाँ लगेगा, तो मैन पावर की जो आवश्यकता होगी वो यहीं के युवा को लिए जाएंगे, तो इससे लोगों को रोजगार मिलने में बहुत आसानी होगा। मेक इन इंडिया में पूरी तरह से ये स्वनिर्मित, जो देश में स्वनिर्मित से जो देश में बने, अब देश में ही पूरी तरह से ये सप्लाई हो, तो जो विदेशी माल जो मंगा रहे थे, विदेशी माल से जो मेरा पूरी तरह से जो पैसा कट रहा था, वो कहीं ना कहीं पूरा मेरा इंडिया में ही पूरा माल खपे, और ये पूरी तरह से इंडिया के लिए बहुत पहले यहाँ के जो युवा वर्ग हैं उनके लिए भी रोजगार भी होगा, या चाहे कोई भी लाइन हो, टेक्निकल की लाइन हो या तो बहुत सारे जो लाइन है उसमें कहीं ना कहीं लगा सबको फायदा होगा। यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी कम होगा। बाहर से जो माल मंगाते हैं तो अगर हम अपने ही अगर अति करके अपना यूज़ कर ले देश में, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन इंडिया का नाम लेके आ रहे हैं वो, प्रचार तो सारा जनता लोग जान रहे हैं लोग, लेकिन देहात का जो अभी किसान मुद्दा का लेके भी मुद्दा लाए हो, उस मुद्दा में विकास होना चाहिए। लोगों को रोजगार मिलेगी, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। मेक इन इंडिया बदलाव की भावना से है और इसमें राजनीतिक नहीं करना चाहिए किसी को। देखिए, आपको जीडीपी दिखेगा, है ना, आपको ग्रोथ दिखेगा, लेकिन ज़मीन लेवल पर लोगों को रोज़गार का व्यवस्था नहीं होगा, क्योंकि सरकार का जो पॉलिसी है उसके तहत रोज़गार का कहीं कोई विकल्प ही नहीं उसमें है। मेक इन इंडिया, इससे युवाओं को रोज़गार मिलेगा। अगर हम अपने जो सामान हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं बाहर से सामान, हम अगर उसको हम अपने ही देश में बनाएंगे तो इससे रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। तो लगता है कि मेक इन इंडिया के अलावा भी हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, जो हमारे एक बेसिक स्ट्रक्चर पे पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ मिनरल्स, चूँकि मैं एक झारखंड राज्य से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ में काफ़ी मिनरल्स हैं, पर मैं एक राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहता हूँ कि मिनरल का सही यूज नहीं कर पा रहा, इन्वेस्टमेंट सही से जगह नहीं हो रहा है। परंतु धरातल स्तर में देखा जाए तो हम लोग का एक जापान वाला प्रोसेस अपनाना चाहिए कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी अपनाना चाहिए और एक बीच का माध्यम हो जाए कि दोनों का ही दोहन हो, जिससे यहाँ का जनता का विकास। ऐसा है कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, ये एक लॉन्ग टर्म ही प्रोजेक्ट है। अगर हम दूर तक देखें तो इससे आने वाले 15-20 वर्षों में हमें ज़रूर फ़ायदा होगा और बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। सुन रहे थे लोगों की मेक इन इंडिया के बारे में वो क्या सोचते हैं और किस तरह से मिलीजुली प्रतिक्रिया एक तरह से आ रही है कि कुछ लोगों को लगता है कि हाँ, इस पे और ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, कुछ लोगों को लगता है नहीं, एक ये लॉन्ग टर्म डायमेंशन पे काम हो रहा है तो उसका फ़ायदा देश को मिलेगा ही। महेश जी, आपका? देखिए, इसमें दो बातें उभरती हैं कि अधिकांश लोगों ने रोजगार के बारे में चर्चा की जी। मैं भी मानता हूं कि इस बड़े देश में रोजगार बहुत बड़ी समस्या है
और रोज़गार के लिए उत्पादन करना बहुत आवश्यक है, सेवा के क्षेत्र में हमें बढ़ना बहुत आवश्यक है। और इसलिए हम जब किसी भी क्षेत्र को आप ले लें, जैसा घोष साहब ने बताया, डिफेंस के क्षेत्र में हमने एक बंधन लगा रखा था कि 26% से अधिक हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं देंगे। रेलवे के क्षेत्र में इतना बड़ा हमारा रेलवे नेटवर्क है, दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट, तो इसमें हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम देंगे ही नहीं, जबकि तकनीकी बहुत बदल गई है और रेलवे का विस्तार बहुत कुछ हो सकता है। अब इन्हीं दो क्षेत्रों को अगर हम देखें तो इसमें भी हमने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ किया है रेलवे में जी। आज परिणाम ये है रेलवे का, उदाहरण के तौर पे, कि रेलवे की नेटवर्क जितनी बढ़नी चाहिए थी और किसी कारण से नहीं बढ़ रही थी, पिछले साल में रेलवे स्लीपर जिसपे जो ट्रैक बिछते हैं उसकी खपत करीब करीब दुगनी हुई है। रेल जो उसमें लगती है आज उसकी खपत इतनी बढ़ गई है देश में कि हम अपनी आंतरिक क्षमता से वो रेल स्टील प्लांट नहीं दे पा रहे हैं और हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो आप समझिए कि किस गति से हम निवेश को बढ़ा रहे हैं, और ये सारे रोजगार से रिलेटेड है। रोजगार की जब बात हो रही है तो अभिजीत जी से अब जानना चाहेंगे, एचईसी बहुत बड़ा रोजगार देने वाला एक प्लेयर है, किस तरह से आप मेक इन इंडिया में जैसे रोजगार जो एक लोग क्षमा करेंगे, रोजगार देने वाला था, अभी नहीं, इसीलिए क्योंकि अब मेक इन इंडिया में ये आगे बढ़ रहे हैं। मैं कल्पना कर रहा हूं कि ये झारखंड का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला उद्योग होगा, ये मैं कामना कर रहा हूं और इसके लिए मैं समझता हूं अभिजीत जी प्रयास भी कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं सर कि जिस तरह से पहले ये रहे हैं, जो आइडेंटिटी इन्होंने अभी खोया है, हम चाहते हैं कि मेक इन इंडिया में जिस तरह से ये आगे बढ़ रहे हैं उसको फिर बरकरार करें। देखिए, मैं कुछ चीज आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग हेवी इंजीनियरिंग का जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट चलाते हैं वो हमारे बहुत सालों से ही चलते आ रहा है। उसमें हम लोग करते क्या है कि आसपास के जितने भी ट्राइबल बच्चे हैं उनको हम लोग लेते हैं, 3 साल का ट्रेनिंग देते हैं उनको कौशल विकास का। अभी हम लोग कौशल विकास की तरफ भी काफ़ी अग्रसर हैं। अभी हमने 3 साल का कौशल विकास का योजना अभी हम लोग लागू किए हैं, जिसमें हमने डिप्लोमा होल्डर और ITIs को हम लोग ले रहे हैं और 100 करके हर साल प्रतिवर्ष हम लोग ले रहे हैं, उनको हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और ट्रेनिंग देकर उनको लायक बना रहे हैं। क्योंकि हमारा इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें अगर हम उनका विकास नहीं करेंगे, उनका टेक्निकली उनको अगर साउंड नहीं करेंगे, तो जो इक्विपमेंट हम लोग चलाने वाले हैं, जो हम लोग इक्विपमेंट लेने वाले हैं, तो वो ठीक से नहीं चलेगा, एफिशिएंसी नहीं रहेगी उस इक्विपमेंट की, प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ेगी। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो कॉमन इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ जो अभी हम लोग चालू कर दिए हैं, जिसमें हमारे हेवी इंडस्ट्रीज़ का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है। अभी हम लोग सीनिट मास के साथ में, IIT खड़गपुर के साथ में और निफ्ट के साथ में मिलकर एक हमने कंबाइंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ अभी चालू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देश के जितने भी इंजीनियर्स हैं, होता क्या है कि एक बार पढ़ने के बाद में जब किसी इंडस्ट्रीज़ में आ जाते हैं तो उनका विकास नहीं होता, जिस इंडस्ट्रीज उसी में उनका दायरा सीमित रह जाता है। हम लोग उन इंजीनियर्स को लेके आएंगे। हमारे बहुत सारे मॉड्यूल है, जिसमें वेल्डिंग का मॉड्यूल है, स्टील मेल्टिंग का है, फोर्जिंग का है, गियर मेकिंग का है। इस तरह के बहुत सारे 9 मॉड्यूल्स हम लोगों ने सिलेक्ट किया है और उससे हम लोग बाहर के इंजीनियर्स को लेके आएंगे, रशियन के एक्सपर्ट्स आएंगे, IIT खड़गपुर के प्रोफेसर्स आएंगे और हम लोग उनको काबिल बनाएंगे। जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं मेक इन इंडिया के साथ स्किल को जोड़कर आगे बढ़ रहा है और वैसे में अपनी भूमिका रोजगार के रूप में। सही बात है। विकास जी, बिजनेस सेक्टर के लोगों को मेक इन इंडिया के आने के बाद कितना फायदा आपको लगता है कि हो रहा है? मेक इन इंडिया जैसे मैंने कहा कि इट इज़ इन वेरी इनिशियल स्टेजेस। अभी ना जो एक घर बनता है तो न्यू कुड़ाता है, उसके बाद नीचे में प्लिंथ आता है, उसके बाद ऊपर दीवार चढ़ता है, छत बनता है, उसके अंदर सजता है, तब आदमी घुसता है। उम्मीद कर रहे हैं कि जो एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है और एक मूड जो बना है उसका फ़ायदा लोगों को होगा। अभी जब हम जनता से बात कर रहे थे तो उनका जो सवाल था और जो उनकी सोच है मेक इन इंडिया को लेकर, उस पर एक रिएक्शन हम दीपक जी से भी लेंगे। क्या दीपक जी, क्या सुन रहे थे, क्या लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं? रिएक्शन देखिए बहुत पॉजिटिव रिएक्शन मुझे तो समझ में आया जी। लोग बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट के थ्रू यहाँ पर जो रोज़गार मिलेंगी और ये रोज़गार हम MSME ही दे सकते हैं। बड़े इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट ऑटोमाइजेशन में चल जाते हैं, सारी चीज़ों में चल जाते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि MSME का ग्रोथ जब आएगा तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें अपने फ्लरिश करने लग जाएंगी। जैसे HEC है, ये है, जैसे अभी घोष साहब ने भी कहा।
इन लोगों को अपने एंसिलरी यूनिट्स को उतने स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, अपने अगल बगल में वो छोटे छोटे उद्योगों का एक जाल बिछाना पड़ेगा, सो दैट कि एक छोटे छोटे उद्योग भी पनपे, उनका व्यापार बढ़े और वहाँ पर लेबर एम्प्लॉयमेंट्स भी हों। चीज़ें बहुत अच्छी है, जैसे सभी लोग कह रहे हैं, चीज़ें बहुत अच्छी। किसी ने कोई ये नहीं कह सकता कि ये सोच में कोई गड़बड़ी है। इम्प्लीमेंटेशंस अच्छे से हो जाते हैं और आने के 2-3 साल अभी इसमें और लगेंगे। इट इज़ वेरी इनिशियल स्टेज टू से कि किस दौर पे हम लोग चल रहे हैं, क्या है, बट इट विल इम्प्रूव। और अगर मॉनिटरिंग अच्छी रही और ऊपर का लगाम अच्छा रहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर सारे स्टेट्स के ऊपर में एक मॉड्यूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया है, अगर उसको ढंग से उसको मॉनिटरिंग करके उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं तो हिंदुस्तान के लिए ये एक बहुत ही स्वर्णिम दौर होगा। इस तो हिंदुस्तान के लिए एक स्वर्णिम दौर होगा और उसमें जो हमारे सारे एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम उनके सवाल लेंगे और अपने एक्सपर्ट से उनके जवाब लेंगे। तो क्या सोचते हैं हमारे युवा, हम उनके पास चलते हैं और जानते हैं उनके सवाल। आप लोगों को जितने भी वर्कर्स चाहिए वो ट्रेंड चाहिए, तो जो अनट्रेंड है वो क्या करेंगे? ठीक है, एक बार हम सवाल ले लेते हैं, फिर उसके बाद जवाब की ओर जाएंगे। तो और भी जिनके मन में कुछ उत्सुकता सुनने के बाद और सवाल हैं तो कृपया कीजिए। सर, जैसा कि अभी मेक इन इंडिया चल रहा है, तो ट्राइबल बच्चे जो हैं वो क्या कर सकते हैं? नई नई मशीनें तो आ रही हैं लेकिन जॉब्स भी तो ख़त्म हो रहे हैं उस पर। दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। आज हम देखा जाए तो टोटली विदेशों की मशीनों पर ही निर्भर है और एक शोध के अनुसार से पता चला है कि भारत में जितने भी IITians स्टूडेंट्स हैं उसमें से कुछ % बच्चे ही केवल काम करने के योग्य हैं। मतलब 100% में से केवल 4% बच्चे ही हम आज काम करने के योग्य हैं, ये शोध में पता चला है। बाकी मतलब सोच सकते हैं आप अच्छा का स्तर क्या है, वो IIT पास तो कर जा रहे हैं बट वो काम करने के लायक नहीं है। और जो 4% बच रहे हैं वो भी विदेश उनको लेकर चला जा रहा है। तो क्या मेक इन इंडिया में जो फिर बचे हुए बच्चे हैं वही काम कर रहे हैं, तो फिर कैसे होगा ये? सर, मेक इन इंडिया के तहत एक स्टार्टअप प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया था। उसका क्या मतलब दिशा, मतलब क्या किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, इसके बारे में जानकारी देंगे सर महेश सर से। महेश जी, आपसे जुड़ा हुआ ज़्यादा सवाल लोगों ने किया है। जी जी, अच्छा है क्योंकि मैं राजनीति में भी हूँ तो साथ साथ उद्योग में भी हूँ जी। तो मेरे लिए आपकी फिर वापस हम लोग लगता है रोजगार पर आ गया जी। सचमुच में रोजगार बहुत बड़ी समस्या है और हर युवा अपने भविष्य के बारे में चिंतित है। लेकिन मैं आपको 2-4 उदाहरण देता हूं, उससे आप अंदाज लगाएंगे कि अभी प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा की है कि 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की इंश्योरेंस स्वास्थ्य की सुविधा दी जाएगी। ये तो मालूम है आपको। अब आप कल्पना कीजिए कि 50 करोड़ लोग 5 लाख की इंश्योरेंस की सुविधा, हेल्थ सेक्टर में कितने लोगों की मांग बढ़ सकती है और बढ़ने वाली है। और ये स्कीम कल ही मैं पढ़ रहा था, ये स्कीम अक्टूबर 2 को उम्मीद है लॉन्च हो जाएगी। उसके लिए बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है। मेरे ख्याल से आज के प्लेयर्स के लिए इसमें MOU वगैरह भी हुआ है, हिमाचल में भी MOU हुआ है और बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। केवल हेल्थ सेक्टर में आप कल्पना करें कितने लोग होंगे। अभी कल ही अखबारों में था कि टूरिस्ट वीज़ा जो हम लोग 6 महीने के लिए 3 महीने के लिए देते रहे, अभी सरकार ने एक छोटा सा निर्णय लिया है कि, और ये कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं है लेकिन एक छोटा सा निर्णय है कि उन टूरिस्ट को हम 5 साल का वीज़ा देंगे, यानी वो जब आना चाहे भारत में आ सकता है। उसके लिए भाग दौड़ की और चिंता की परेशानी नहीं है। एंड दिस वन स्टेप इटसेल्फ दे से कि कम से कम टूरिज्म को 20% फॉरेन टूरिज्म को बढ़ा देगा, एक स्टेप से, मात्र एक स्टेप से। उसके लिए कितने रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। आपने कहा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, देखिए 2014 में देश में केवल 2-3 फैक्ट्रियां थी जो मोबाइल बनाती है। आज के दिन में करीब 20 से ज़्यादा मोबाइल कंपनियां उत्पादन कर रही है और आईफोन का भी उत्पादन भारत में होने वाला है। बहुत सारे लोग यहां आ रहे हैं, वो भी रोज़गार और अच्छी क्वालिटी के रोज़गार उत्पन्न करेंगे। देखिए हर जॉब अपॉर्चुनिटी बाज़ार में भी हर तरह के लोगों का मांग होता है। आपने कहा कि जो अनस्किल्ड हैं उनका क्या होगा। किसी भी देश में, किसी भी इकोनॉमी में हर तरह के लोगों की मांग रहती है। IIT वालों की भी मांग रहती है, तो हमारे साधारण स्किल ITI वालों की भी मांग रहती है। तो आप ये मान के चलिए, ज़रूरत है मांग बढ़ने की, और मांग बढ़ने के लिए खपत बढ़ना और एक्सपोर्ट करना। तो ये एक बहुत बड़ी सोच के साथ हम चल रहे हैं और ये सोच में एक
विकास जी से मैं उल्लेख करना चाहूँगा, एक बहुत बड़ी अवरोधता थी हम लोगों के यहाँ देश में व्यापार और उद्योग को बढ़ने में, वो था टैक्सेशन कानून। इस सरकार ने काफ़ी बड़ा निर्णय लिया, बहुत मैं कहूँगा हिम्मत वाला निर्णय लिया कि जीएसटी को लागू करके सारे देश को एक बाजार बना दिया गया। क्योंकि हमारे जितने बैरियर थे, हर राज्य के बैरियर थे, वो एक तरह से इनविजिबल बॉर्डर वॉल था, जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य को, एक पूरे बड़े मार्केट को हमने छोटे मार्केट में कंपार्टमेंटलाइज कर दिया था। यूरोप पूरा एक हो गया, लेकिन हम भारत को एक नहीं कर पाए थे। अभी हमने भारत को एक कर दिया, और मैं समझता हूँ कि विकास जी और दीपक जी इस चीज़ को सर्टिफाई करेंगे कि इंटर स्टेट ट्रेड कितना बढ़ गया है सहूलियत के कारण। तो ये सब बदलाव जो हुए हैं ना, इसका असर होगा। चूँकि यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके रास्ते में जो जो रुकावट है वो उनको दूर करना, और दूसरा किन चीज़ों से उस रास्ते पे हम पहुंच सकते हैं उन चीज़ों को प्रोवाइड करना, ये दोनों चीज़ को साथ में लेके चलना पड़ेगा, जिस ओर सरकार चल रही है। एंड ही इज़ राइट, विकास जी इज़ राइट कि फाउंडेशन में टाइम, लेकिन ये भी विकास जी एग्री करेंगे कि मकान बनाने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा समय फाउंडेशन की जमीन तक पहुंचाने में लगता है, उसके बाद काम बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो यस, वी आर ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट हमारा फाउंडेशन बन गया है। अब हम आगे आने वाले में तेजी से काम करेंगे और आगे उसके लिए आवश्यक है, यहाँ मैं जरूर कहूँगा, मैं किसी पार्टी की सरकार के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन इतना कहूँगा एक पॉजिटिव सोच वाली सरकार, एक हिम्मत वाली सरकार की आवश्यकता देश को पड़ेगी। तो किस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं? कुछ सवाल हमारे जो थे वो झारखंड सेंट्रिक भी थे, जैसे कि ट्राइबल स्टेट है तो वहाँ पर किस तरह से होना चाहिए। तो एमएसएमई की बात हम करते हैं, तो दीपक जी से हम चाहेंगे कि इस पर जरूर जवाब आना चाहिए। इसमें मैं समझता हूँ कि महेश जी तो पार्टी लाइन में तो ऐसा होते तो नहीं बोल पाएंगे, मगर देखिए ट्राइबल से ऊपर उठना पड़ेगा। हम इंडस्ट्रीज हैं, हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम लोग हैं, ये सोच से उठना पड़ेगा। और सरकार ने ट्राइबल को तो सिखाने के लिए स्पेशल व्यवस्थाएं दी हैं, स्पेशल इंसेंटिव्स दिए हैं, वो आना पड़ेगा, वो यूज़ करना पड़ेगा। और जो लोग भी जिस इंटीरियर एरियाज़ में रह रहे हैं उनको अपने अगल बगल को मोटिवेट करना पड़ेगा कि आप सीखो कुछ चीज़ों को। और अनस्किल और स्किल वाली बात है, जैसे महेश जी ने कहा कि दोनों की ही एबिलिटी है, दोनों की एबिलिटी भी यहाँ है और दोनों की आवश्यकता भी है यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर में। मगर ये जो मैं इस चीज़ से मैं एज ए एंटरप्रेनर मैं इस चीज़ से डिफ़र करता हूँ। ट्राइबल ऊपर वर्ग नीचे वर्ग कुछ नहीं होता है, हम काम करने आए, हमें काम करना है। हम 50% और 90% को क्यों देखने वाले हैं? जो योग्यता जहाँ जिसकी है वो वहाँ जाएगा, वो वहाँ कार्य करेगा। तो हमें अब इससे ऊपर आना पड़ेगा। हम इस युवा वर्ग से तो एक्सपेक्ट जरूर करते हैं कि अब हमें काम की बात करनी है, ये ट्राइबल नॉन ट्राइबल की बातें नहीं होनी चाहिए। तो योग्यता पे फोकस होना है और योग्यता की बात होनी चाहिए। जैसा दीपक जी कह रहे थे कि ठीक है, स्टेट है, उसके अपने डिमांड्स हैं, उसके यहाँ के लोगों के अपने कैरेक्टर्स हैं, लेकिन चीज़ों को अब पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना है और हमें ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के इश्यूज से ऊपर उठकर सोचना होगा। कुछ युवा और भी सवाल देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है जो हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाह रहे हैं, तो कुछ युवा के सवाल और हम ले लेते हैं। इंडिया मीन्स 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। सर, जब हम लोग बात करते हैं मेक इन इंडिया की, तो हम लोग देखते हैं कि कुछ ही जगह पे इंडस्ट्री सेटअप होती है। अभी भी झारखंड के बहुत सारे युवाएं हैं, और चाहे वो बिहार के हो, चाहे जो भी छोटे छोटे राज्य हैं, वो सब युवाएं मुंबई जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। तो सर, आने वाले समय में झारखंड हम युवाओं को क्या देगी, ये मैं जानना चाहता हूँ। मेक इन इंडिया तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर दिए, लेकिन बहुत झारखंड में देखते हैं कि जैसे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो गया, लेकिन अभी भी भूमि का मामला है। तो सर, महेश सर से मेरा सवाल है कि इसके लिए क्या कर रही है सरकार? ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि भारत जो है वो अपने आप को एक तरह से टेक्निकल रूप में भी आगे देखना चाहता है, और इधर से जो देश के अंदर के लोग हैं उनके लिए रोजगार भी देखना चाहता है। तो ये जो टेक्निकल मशीन्स वगैरह आ गए, इससे रोजगार में कमियां भी आई हैं। तो क्या ये जो सरकार मेक इन इंडिया का प्रोग्राम चला रही है, इसके तहत ये हो सकता है कि मशीन्स और ऑपरेटर जो लोग होते हैं जिनको रोजगार चाहिए, इन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठा सके? ठीक है। अब जैसे स्टार्टअप का बहुत ज़्यादा आपने बिल्डअप किया है इस चीज़ को कि स्टार्टअप एक कल्चर शुरू कर रहा है मेक इन इंडिया जब से लॉन्च हुआ है। तो सर, जैसे सर ने भी कहा कि जब डिफेंस सेक्टर की हम बात करते थे तो आज तक भारत इस सब चीज़ का बहुत बड़ा इम्पोर्टर था, एक्सपोर्टर नहीं रहा है। और अब जबकि मेक इन इंडिया शुरू हो गया है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये अब हम एक्सपोर्ट करना भी शुरू करें, लेकिन पहले हम अपनी नीड्स को पूरी करें। तो सर, जहाँ तक बात
अपने बनाने की आती है मेक इन इंडिया के थ्रू, तो इसके लिए भी हमारे युवाओं को ट्रेन करना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए सरकार क्या कर रही है कि जब हम ये प्रयास कर रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर में भी हम खुद उत्पाद करना शुरू करें, तो उसके लिए बेसिक्स अभी कुछ हो रही है या वो नहीं हो रही है? ठीक है सर, मेरा सवाल भी रिपीटेड ही रहेगा कि झारखंड ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए क्या कर रहा है झारखंड सरकार, कि यहाँ के जो भी स्किल्ड वर्कर है वो यहीं पर काम करो और इस स्टेट को डेवलप करें, ना कि दिल्ली जाएं, मुंबई जाएं, और इसको रोकने के लिए क्या कर रही है सर? जो एक सवाल आ रहा था, हम अभिजीत जी से उसका रिएक्शन अभी लेना चाहेंगे कि अभिजीत जी किस तरह से लोग जो सवाल कर रहे थे कि ठीक है हम कह रहे हैं कि रेलवे के सेक्टर में या फिर डिफेंस के सेक्टर में जो डिमांड्स हैं उसकी पूर्ति हम खुद करें, इंपोर्ट ना करें, तो उस दिशा में हम लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं और अपने जो युवा हैं उसको कितना ट्रेंड कर पा रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब हम लोग मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बाहर से ले आ रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम रोजगार को कम करते चले जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि जब कंप्यूटर आ रहा था देश में, सबके मन में यही था कंप्यूटर आ रहा है तो हम लोग का रोजगार खत्म हो जाएगा, लेकिन उल्टा हुआ है, कंप्यूटर आया तो रोजगार बढ़ गया है। उसी तरह से जब हम लोग आधुनिकीकरण कर रहे हैं, नए नए मशीन्स ला रहे हैं, उसमें हमारे जॉब्स तो और बढ़ेंगे और वो जॉब्स को बढ़ते हुए रोजगार भी बढ़ेगा। ये मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो अभी देखेंगे आप, किस तरह से माहौल तैयार हुआ है देश में। अगर आप देखेंगे औद्योगिक नीति जो बना है अभी मेक इन इंडिया के अनाउंस करने के बाद में, उसमें काफ़ी सहज तरीके में है, इसमें आपको लाइसेंसेस तुरंत मिल सकता है। और अब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जब हम 34 पोजीशन में थे 2014 में, अभी हम लोग 30 से नीचे आ गए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक माहौल तैयार हुआ है बिजनेस आने का और बिजनेस करने का। जहाँ तक झारखंड का सवाल है, झारखंड जैसे आपको लगता है खनिज प्रधान देश है, 40% ऑफ द मिनरल झारखंड में है, जिसमें आपका प्रोसेस प्लांट और जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है वो भी अभी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड सरकार भी उसमें काफ़ी पहल किया है, जैसे पतादू थर्मल पावर स्टेशन भी आ रहा है, कोल बेस्ड पावर प्लांट आ रहा है, एनटीपीसी भी उधर में पावर प्लांट लेके आ रहा है। आप अगर देखेंगे बोकारो स्टील प्लांट की तरफ भी उसका एक्सपेंशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। टाटा स्टील भी अभी एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारे पास में आयरन और कोल है, इसलिए इसमें हमें कुछ भी नहीं है कि हम अगर इस तरह दिशा में जाए। खाली ज़रूरत है इच्छा शक्ति की। हमें खाली सरकार की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें ये भी देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि सरकार क्या कर रहा है। अगर वो हमारे बीच में अगर आ जाता है कि हमें अगर वो इच्छा शक्ति है, हम ये कर सकते हैं, तो हम जरूर कर सकते हैं और हमारे ये झारखंड राज्य को भी आगे लेके जा सकते हैं और उसके साथ साथ हमारे देश को भी आगे हम लोग लेके जा सकते हैं। तो अभिजीत जी कह रहे थे कि इच्छा शक्ति भी जरूरी है, मेक इन इंडिया का जो सपना है उसमें पूरा करने के लिए युवाओं में इच्छा शक्ति हो और जिस तरह के उनके मन में ख्यालात है और जो उनका एक स्किल और जो हम कह सकते हैं उनका जो अपना एक यूएसपी है, उसकी पहचान भी उन्हें करने की आवश्यकता है और उस पर जोर देने की आवश्यकता है। क्या विकास जी? हमारा कहना है कि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रोजगार में कि एक इंजीनियर, एक डॉक्टर और उसके नीचे उसका असिस्टेंट, बदल रहा है दुनिया, जॉब्स शिफ्ट कर रही है। युवाओं को समझना चाहिए कि डिफरेंट सेक्टर्स में जॉब आ रहा है। तो जब हम स्किलिंग करते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल भी एक बहुत बड़ा एरिया है। बहुत आखिर जब इतना सामान को पहुंचाना भी एक स्किल है। तो देयरफॉर युवाओं को अब शिफ्टिंग समझना चाहिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि जॉब्स आने वाला कहाँ है और उस दिशा में अपने आप को ट्रेन करिए। ट्राइबल नॉन ट्राइबल फॉरगेट इट, आप सक्षम हैं। हम लोग व्यापार में देखे हैं कि जो यहाँ के लोग हैं बहुत ही मेहनती हैं और अपने एमएसएमई सेक्टर में सब काम कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। वो भूल भुलैया पॉलिटिकल जार्गन में मत जाइए। अगर आप में हुनर है, आज के दिन में अगर झारखंड में जॉब नहीं है, जहां है वहां जाइए और वापस आइए। जब यहाँ ठीक बन जाएगा और जॉब रिक्वायरमेंट्स होगा तो आप वापस आइए। तो प्लीज अंडरस्टैंड, कौशल विकास डज नॉट मीन ओनली टेक्निकल। दूसरे सेक्टर्स इससे कहीं ज्यादा रिक्वायरमेंट है। महेश जी ने हिंट दिया, टूरिज्म, उस टूरिज्म में थोड़ी जो इंजीनियर और डॉक्टर जाएगा, तो उसमें बहुत सारे चीजें रिक्वायर्ड होगी, बहुत बड़ा मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा, तो लॉजिस्टिक बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला। तो ये सब एरियाज में इसलिए निराश मत होइए और ये मान के रहिए कि जो रोजगार देने का
मजबूरी और जरूरी भी है सरकार को, उसके बिना कोई सरकार टिक नहीं सकती। इसलिए डोंट बी अफ्रेड, दे हैव टू फाइंड द वे फॉर गेटिंग द जॉब्स, गेटिंग अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि ये एक ह्यूज पोटेंशियल जब हमरा है जिसकी वकालत सब लोग करते हैं, तो उसको रोजगार देना, उसको स्किल करना, उसको अपॉर्चुनिटी देना हर सरकार की आवश्यकता है। और इसको इग्नोर, अब इसके बाद ये गवर्नमेंट दिखा दिया है आप लोग को भी रास्ता, इसलिए इसके बाद जो भी सरकार आएगी इसके ऊपर अगर खरा नहीं उतरेगी तो टिक नहीं पाएगी। बहुत सारे लोग रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री में जाते थे बाहर, ये सबको मालूम है, हजारों लोग। अभी झारखंड सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है, एक तरह तरह की कुछ उनको सुविधाएं दी रेडीमेड गारमेंट बनाने के लिए। और आप भी अखबारों में पढ़ते होंगे कि 10-12 हज़ार लोग तो ऑलरेडी काम में लग गए, और संभावना है कम से कम 1 लाख लोगों की इस रोजगार में झारखंड में ही काम करने की। अब वो जिनके यहाँ वहाँ जाके काम करते थे, अब उनके मालिक और कारखाना यहाँ आ गया और रोजगार आपको झारखंड में मिल रहा है। अब रोजगार जब झारखंड में मिल रहा है तो आप ये समझ के चलिए उनके द्वारा जो उत्पन्न आय होगी तो उसका भी खर्च, और उसके कारण भी कई एक साइड जॉब्स क्रिएट होंगे। इसी तरह से आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ती है। दूसरा, किसी ने कहा कि मशीनों के कारण रोजगार कम होते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक है कि स्केल ऑफ ऑपरेशन, हम कितना स्केल बढ़ाते हैं। आप देखो कि जिस समय हम रोड बनाते थे, नेशनल हाईवे, वो पहले बनता था मेरे ख्याल से 6 या 7 किलोमीटर पर डे, जो कि अभी 20-30 किलोमीटर हो गया है और 40 तक जाने का लक्ष्य है। आप कल्पना करें 40 किलोमीटर पर डे, यानी कि करीब करीब 12-13 हज़ार किलोमीटर पर ईयर नेशनल हाईवे जिस देश में बन रहा हो, उसमें कितने लोग, अधिक लोग काम में लगे। ये छोटी बात नहीं है। तो ये देखिए कि जब मेक इन इंडिया की बातें हो रही है तो इन सोचों की बात भी हो रही है कि किस तरह अल्टीमेटली देखिए देश का नेता 1-2 बड़े निर्णय लेता है और बहुत सारे उसके प्रभाव होते हैं। इस सरकार ने एक निर्णय लिया कि हमें अंत्योदय, एक उनकी फिलॉसफी है कि हमको जो समाज के सबसे नीचे के वर्ग है उनको ऊपर उठाना है, और उसके लिए सारी कार्रवाई शुरू हुई। अब लक्ष्य रखा गया कि हर घर में बिजली देना है हमें 2018-2019 तक। आप कल्पना कीजिए कि देश में 30-40% लोगों के घर में बिजली नहीं थी, उनको 4 साल के दौरान उनको बिजली देना, बिजली देते ही उनकी सोच बदल गई, उनके लाइफ स्टाइल में बदलाव आ गया। हर घर में गैस का चूल्हा देना, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। आज के दिन में स्थिति ये है कि गैस के सिलेंडर बनाने वाली फैक्ट्रियां जितनी थी सब ओवर प्रोडक्शन कर रही है, चूल्हे नहीं मिल रहे, इतनी ज़्यादा डिमांड। एस्पेक्ट बढ़ा, जैसे अब चूल्हे की बात हो रही है, अगर बिजली पहुंचा तो एलईडी बल्ब बनने हैं, वायर्स बनने हैं, तो इन सब चीज़ों में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा। 2022 तक हर आदमी को घर देना है जी। तो ये जो सोचे हैं ना, ये जो सोच है, इस सोच से जॉब क्रिएशन भी होता है, और ये मेक इन इंडिया का ही पार्ट समझिए। क्योंकि जब हमको इतना कुछ करना है तो हमें उसको उत्पादन भी करना होगा, और उत्पादन करने के लिए हमको सब कुछ चाहिए। बुलेट ट्रेन भी चाहिए तो गाँव में शौचालय भी चाहिए, और हम दोनों काम बखूबी कर रहे हैं। तो जैसा कि महेश जी कह रहे हैं कि किस तरह से मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो दूसरे हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार या नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, फ्लैगशिप स्कीम, जैसे आवास पहुंचना है, घर घर बिजली पहुंचाना है, शौचालय का निर्माण होना है, तो वैसे में जो जॉब क्रिएटर या रोजगार की जो एक बात होती है कि रोजगार एक बड़ी समस्या है, तो उसे भी निदान मिलता है। और हम इस पर एक रिएक्शन लेंगे दीपक जी से कि दीपक जी किस तरह से, जैसे जो डिमांड्स है मार्केट में, या जो हम कह सकते हैं कि जो दूसरे डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स है, तो उसमें एमएसएमई की बड़ी भूमिका है। ऑफ कोर्स कोई भी देश आज समझ लीजिए बोलता है कि जर्मनी है, कोई भी है, एमएसएमई पे ही बेस है ये सारी। एमएसएमई मजबूत रहेगा तो सरकार की रीढ़ है, ये सरकार के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसको एमएसएमई के बिना ये सोच नहीं सकती है। तो इसके अंदर में एमएसएमई का है, कुछ इश्यूज हमारे रहते हैं, छोटे उद्योग हैं, हमारे पास इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी भी उतनी हाई नहीं रहती है। 10 लाख में भी व्यापार लगते हैं, 5 करोड़ के भी करते हैं। सरकार ने भी एमएसएमई का रेंज भी बढ़ाया है, हायर लेवल किया है, चीज़ें हैं। मगर हम लोग जो महसूस कर पा रहे हैं आज के डेट के अंदर में, जैसे जीएसटी के अंदर में है, जीएसटी के अंदर में अभी सरकार ने जीएसटी जो लॉन्च किया तो उन्होंने जीएसटीआईएन का एक तो सेंट्रल के अंदर में एक सेंटर बनाया है कि जो भी कंप्लेंट्स होते हैं हम लोग कंप्लेंट्स देते हैं, उसका तुरंत रिडर्सल होता है। हम एज ए एमएसएमई इस चीज़ को जरूर चाहते हैं कि एक सरकार
इसके लिए भी जैसे सेंट्रल स्टेट लेवल सब अपने अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं कर रही हैं, मगर इसका टोटल मॉनिटरिंग और अवेलेबली अपर लेवल पे दिल्ली पे हो रहा है। उस हिसाब से हम लोग अगर मेक इन इंडिया को भी इस हिसाब से जोड़ लें और कर लें तो चीज़ें बहुत अच्छी है। और नो डाउट झारखंड के अंदर में अभी उद्योगों का जाल बिछा तो नहीं हम बोलेंगे, मगर तैयारियां पूरी चल रही हैं। जैसे देवघर के अंदर प्लास्टिक पार्क आने की बातचीत चल रही है। ऑटो क्लस्टर अभी हम लोगों का वन ऑफ द बेस्ट ऑटो क्लस्टर हम लोग के यहाँ पर है, जमशेदपुर में है। फार्मा पार्क आने की बात चल रही है। चीज़ें बहुत कुछ आ रही हैं, मगर अभी ये पाइपलाइन में है। आने में मुझे लगता है 1 साल 1.25 साल जो लगेगा, जब ये लगेगा तब हम लोग झारखंड के अंदर में बहुत अच्छी चीज़ें और बहुत अच्छी अनुभूति लाएंगे। ये चीज़ मैं ये कह सकता हूँ कि लास्ट 3 साल के अंदर में जो हम लोग नेगेटिव मोड में चल रहे थे, जो हमारे सोच में नकारात्मकता थी, वो ख़त्म हो गई है। या तो हम न्यूट्रलाइज्ड हो गए हैं या हम पॉजिटिव सोचने के लिए हैं। आज हम कम से कम क्वेश्चन कर रहे हैं एक दूसरे से कि क्या होगा। कल तो हम लोग पीछे बीतो दिनों में तो हम लोग क्वेश्चन भी नहीं करते थे, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। अब कम से मन में आशाएं जागी हैं और MSME पूरा इसमें सरकार के साथ है। सरकार भी पूरा सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सरकार पूरी कोशिश का अंजाम आ गया है, कोशिश कर रही है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट अच्छे ही आएंगे इसमें। तो सरकार कोशिश कर रही है और रिजल्ट को लेकर हर कोई आशान्वित है। उन्हें लगता है कि जो एक मोड है वो मिशन मोड में अब सरकार काम कर रही है। और जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है वो मिशन के तौर पर हम कह सकते हैं कि ज़मीन, जब हमारे जो गेस्ट थे वो जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से घर बनने के लिए जो तैयारियां होती है वो किस तरह से ऊपर बढ़ती है, तो एक जो ज़मीन तैयार होने का काम था वो पूरा हो गया। हमारे पास अब वक्त की कमी है, तो हम अब चर्चा में फाइनल कमेंट लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है, चर्चा हम करेंगे तो ये कई घंटों तक हमारा चर्चा चलता रहेगा। तो एक फाइनल कमेंट पहला हम महेश पोद्दार जी से लेंगे कि किस तरह से लगता है कि इसमें और ज़्यादा एम्फेसिस देने की ज़रूरत है। देखिए, मेक इन इंडिया जैसा मैंने कहा कि ये मात्र 2 शब्द नहीं है, इससे बहुत कुछ एक सोच है। और वो सोच है देश को आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, सामरिक रूप से सशक्त बनाने का। और जब सारे आयाम आप इसमें जोड़ लेते हैं तो उसमें जब हम एक तरफ सोचते हैं कि हम डिफेंस में मजबूत होंगे तो हमारी पहचान होगी, एक हम पॉलिटिकली मजबूत होंगे तो हमारी पहचान होगी, तो जब हम आर्थिक रूप से भी मजबूत होते हैं, आंतरिक आर्थिक शक्ति भी जब हमारी मजबूत होती है तो भी देश मजबूत होता है। और इसके लिए वो हम आखिर किसके लिए कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम किसके लिए कर रहे हैं। क्या हम चंद लोगों के लिए कर रहे हैं या हम बहुत लोगों के लिए कर रहे हैं। तो जो देश बहुत लोगों के लिए सोचता है वो देश बहुत मजबूत होता है। चंद लोगों की सोच जो होती है, चंद लोगों के लिए जो सोच होती है वो बहुत थोड़े समय के लिए होती है और ज़्यादा समय लास्ट नहीं करती। तो हमारी सोच बहुत अच्छी है कि हम सारे लोगों के लिए सोच रहे हैं, समाज के हर वर्ग के लिए सोच रहे हैं, हर वर्ग के रोजगार के लिए सोच रहे हैं, देश के हर कोने के लिए सोच रहे हैं। जहां हम, किसी ने ठीक ही कहा कि कुछ ही राज्यों में हो रहा है, ये बात सही है, लेकिन जब हम प्रधानमंत्री को देखते हैं तो एक प्रधानमंत्री इतना जागरूक है कि वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी की भी बात कर रहा है। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में अब तक किसी ने बात नहीं की थी। उनका मानना है कि जब तक हमारा पूर्वी क्षेत्र तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा तो हम पूरे भारत को एक बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड में नहीं ला सकते हैं। और मैं बता दूं आपको, नॉर्थ ईस्ट को बढ़ाने के लिए, नॉर्थ ईस्ट को देश के साथ जोड़ने के लिए काफ़ी बड़े काम हो रहे हैं। सारी जगह वहाँ रेलवे लाइन बिछ रहे हैं, जहाँ कोई कल्पना नहीं करता था कि फ़्लाइट्स पहुँचेगी, कमर्शियल फ़्लाइट्स, वहाँ कमर्शियल फ़्लाइट्स चालू हो रही है। और ये सब कुछ हो रहा है कितने समय में, सिर्फ 2-3 साल में। तो इसलिए उस लाइन पे झारखंड के भी जो छोटे छोटे शहर हम कह सकते हैं, रांची के अलावा कहीं एयर कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं है, लेकिन उनका जैसे अभी प्रधानमंत्री सौगात हमारे देवघर को दे रहे हैं, वैसे हाँ हो रहा है कि धनबाद, जमशेदपुर जो हमारे छोटे छोटे शहर हैं। और सबसे बड़ी बात है, घोष जी जानते हैं, इन्होंने काफ़ी लंबा इनका अनुभव है, हम लोग सब उद्योग व्यापार में काफ़ी लंबा अनुभव है कि सरकार की नीतियाँ जिस तेज़ी से बदल रही है और सुधार हो रहे हैं वो एक अभूतपूर्व है। और ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि भारत को आर्थिक शक्ति, महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो महाशक्ति बनने से भारत को कोई रोक नहीं सकता है। अभिजीत जी, मेक इन इंडिया बनाएगा भारत को? देखिए, अगर अर्थव्यवस्था आगे लेके जाना है किसी देश का, उसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे लेके जाना बहुत जरूरी है। जैसे अभी हमारा कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 16% है जीडीपी में, अब इसको हमको 25% लेके जाना है।
तो उसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी हमें बाहर से लेके आना है वो आएगा और हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे और औद्योगिक विकास होगा। क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों को लेके आगे जाना है और इसमें हम देश को भी आगे लेके जा सकते हैं। तो इसमें हम देश को आगे ले जा सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जरिए। विकास जी से फाइनल कमेंट। विकास जी, मेक इन इंडिया आपने बोला जमीन तैयार हो गया है, एक चीज तो पूरा उम्मीद कर रहे हैं। एक चीज तो तय है, यहाँ पर 4 लोग हैं जी। एक महेश जी पॉलिटिकल कम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पब्लिक सेक्टर के सीएमडी हैं, हम व्यापार से एक इंजीनियर हैं, अपना छोटा उद्योग चलाते हैं, दीपक भी चलाते हैं। तो हमारे पॉजिटिव सेंस जो इस मेक इन इंडिया के तरफ रहा है, वी डोंट बिलोंग टू एनी गवर्नमेंट। तो मेरा कहना है मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को मीडिया के मार्फत में और पॉलिटिकल डायलॉग के मार्फत मत जज कीजिए। यू आर रैशनल, आप अपने नजरिया से इसको भांपिए, तभी पॉजिटिव आप रह पाइएगा। अदरवाइज भूल भुलैया में मीडिया कवरेज में जो लगता है कि टोटल निराशावादी और कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। थिंग्स आर मूविंग और मेक इन इंडिया हम लोगों के लिए है और हम ही लोग उसको बनाएंगे, सिर्फ सरकार नहीं बनाएगी। वी आर अ पार्ट ऑफ दैट मेक इन इंडिया और हम लोग का, युवाओं का, आम आदमी का क्या रोल होगा इसमें, उसमें अलाइन कीजिए और पॉजिटिवली इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कीजिए। बिकॉज द कंट्री इज अवेकनिंग अप। हम लोग अपने पीछे की बात करते आए हैं कि हम लोग भारत सबसे विकसित देश था प्राचीन में। आई थिंक द रिवाइवल ऑफ इंडिया इज टेकिंग प्लेस थ्रू दिस। इसलिए सबसे पहला काम है कि पॉजिटिव रहना और नेगेटिव माहौल के बीच में तीर नजरिया से देखना कि मेरा रोल क्या है। यही हम लोग का मूल एसेंस है। तो पॉजिटिव रहना है और मेक इन इंडिया और प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करना है और इसमें अपनी सोच को भी बदलने की आवश्यकता है। दीपक जी, फाइनल कमेंट। मेक इन इंडिया केवल पीएमओ का प्रोजेक्ट नहीं हो सकता है, पीएम का प्रोजेक्ट नहीं होता, ये हम लोग सब लोगों का प्रोजेक्ट होना चाहिए कि हमें भारत को में चीज़ें बननी है और बनानी है और भारत के उत्थान में हम लोगों को सहयोग करना है। तो ये सोच हम लोगों को लाना पड़ेगा और हम लोग में एंटरप्रेन्योरशिप भी है, स्किल्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं। स्किल के मैटर पे हम लोगों ने सरकार से बहुत बार बातें भी की हैं कि जो झारखंड के अंदर जैसे बहुत इश्यूज़ आए ऐसे कि जो भी स्किल डेवलपमेंट्स होने हैं वो झारखंड की व्यवस्था को देखते हुए झारखंड में जो स्किल्स की आवश्यकता है उसको डेवलप किया जाए। झारखंड ने, सरकार ने अपने चीज़ों को बहुत चेंज भी किया है, नए इश्यूज़ को भी लाया है इसके अंदर में। तो वी आर टेकिंग अप दैट मैटर एंड मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पर जो लोग भी बैठे हैं कि पॉजिटिव सोच से आगे बढ़ें। बहुत आगे अच्छा सुंदर भविष्य आने वाला है, आ रहा है, तो अभी से लग जाएंगे तो आप भी इसके साक्षी होंगे और आपको भी मन में एक संतुष्टि होगी कि हमने भी भारत को बनाने के अंदर में हमारा भी एक सहयोग है। धन्यवाद। तो भारत को बनाने में, जैसे कि नाम ही है मेक इन इंडिया, भारत को बनाने में हमें भी सहयोग देना है और जो हमारी सोच है उसको भी बदलने की आवश्यकता है। तभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर कुछ हम अपने घर में बनाए, चाहे वो सुई से लेकर जहाज तक हो और दूसरी चीज़ें हो, चाहे डिफेंस के सेक्टर में हो, रेल के सेक्टर में हो, सब चीज़ें हमारे घर में बने। और वैसे में अगर ये चीज़ें सक्सेस जिस दिशा में आगे बढ़ रही है तो वैसे में हमारे सारे एक्सपर्ट को लगता है कि भारत का भविष्य उज्जवल है और जिस दिशा में यूथ की सोच अगर बदलती है और यूथ अपना पूरा एनर्जी के साथ काम करता है और स्किल इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट के जरिए इसमें भागीदारी होती है तो निश्चित तौर पर मेक इन इंडिया का सपना इस देश में पूरा होगा। तो हमारे स्टूडियो में मौजूद सारे मेहमानों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपका एक बार फिर हमारे साथ जुड़े इसके लिए धन्यवाद।